हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूनम है और मैं सेक्शन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में मैं आप सभी को बताऊंगी कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 जो कि 2025 में संसद से पारित हो गया है, उस जो एक साल से चर्चा का विषय रहा है, उसके बारे में आज हम पढ़ने जाएंगे कि क्या प्रावधान थे पुराने वाले विधेयक में और क्या बदलाव आए गए। चलिए, तो ये जो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है कि वक्फ होता क्या है, वक्फ क्या है, और वक्फ अधिनियम 1995 क्या था, उसमें क्या क्या संशोधन किए गए हैं और नए बदलाव 2025 में इसमें क्या नए बदलाव किए गए हैं, तो ये इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 है वो कब पारित, अभी 2025 में हमारा पारित हो गया है संसद से। ये वक्फ अधिनियम पिछले साल 8 अगस्त 2024 को संसद में पेश किया गया था। किस नाम से? वक्फ संशोधन अधिनियम। वक्फ संशोधन अधिनियम। जो ये प्रस्ताव किया गया था, विधेयक लाया गया था, ये सौंपा गया था किसको? सांसद हैं जगदम्बिका पाल। ये जो विधेयक था 8 अगस्त 2024 को जो विधेयक लाया गया था संसद में, वो सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली कमेटी को दिया गया था। उसमें संशोधन की बात की गई थी और इसमें कितने संशोधन की बात की गई थी? जो पुराना वाला एक्ट है वक्फ का, वक्फ अधिनियम 1995, ये वक्फ अधिनियम 1995 में 44 संशोधन प्रस्तावित किए गए थे। संशोधन प्रस्तावित, ठीक है। तो जो हमारा पुराना वाला एक्ट था, पुराना वाला हमारा जो अधिनियम था, ये है वक्फ अधिनियम 1995। इस अधिनियम में कुछ कमियां थी जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगी। उस कमियों को दूर करने के लिए 44 संशोधन प्रस्तावित किए गए थे। ये इस वाले में 8 अगस्त 2024 को जो वो एक्ट लाया गया, जो विधेयक लाया गया, उसमें ये 44 संशोधन प्रस्ताव किए गए थे, लेकिन इसमें से 2025 में 14 संशोधनों को मंजूरी मिल गई है। 14 संशोधन जो है वो पूरी तरीके से लागू कर दिए गए हैं 2025 में। अब हम पढ़ते हैं कि वक्फ होता क्या है। वक्फ क्या है? तो वक्फ एक कह सकते हैं कि एक व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी संपत्ति होती है, संपत्ति, हमारी कुछ भी संपत्ति, वो क्या क्या हो सकती है? चल, अचल, अर्थात हमारे पैसे आदि जो चीज़ें हैं। उसके अलावा अचल में हमारी भूमि और जो भी कुछ खेत खलिहान जो भी हैं, वो सब चीज़ें इसमें आ जाती है। चल में पैसे और जो भी हमारे पास सोना चांदी जो भी है वो चल में आ जाता है। अचल में हमारी भूमि, मकान, घर, ये सब आ जाता है। तो ये जो संपत्ति है, ये जो किसी व्यक्ति की संपत्ति है, इस संपत्ति को जो पैसे, भूमि, इन संपत्ति को किसी धार्मिक कार्य के लिए, किसी धार्मिक कार्य या धर्मार्थ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, धर्मार्थ
के उद्देश्य। किसी व्यक्ति द्वारा जब चल अचल मतलब जो हमारी संपत्ति है उसको जब हम किसी धार्मिक कार्य के लिए, धर्मार्थ के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब हम दान में देते हैं तो वो क्या कहलाती है? हमारी वक्फ संपत्ति कहलाती है। हम किसी को जब दान दे देते हैं इस काम को करने के लिए, धार्मिक कार्य को, तो वो वक्फ कहलाता है। और धार्मिक कार्य होते कौन कौन से हैं? तो धार्मिक कार्य के अंतर्गत आता है जैसे शैक्षणिक कार्य, शैक्षिक कार्य, उसके अलावा अस्पताल बनवाना, अस्पताल, इसके अलावा मस्जिद और कब्रिस्तान। तो वक्फ के अंदर वक्फ जो है उसके अंतर्गत ये सारी संपत्ति आती है जिसके तहत धार्मिक कार्य के उपयोग के लिए ज़मीन दान में दी जाती है, जैसे शिक्षा के लिए, अस्पताल के लिए, किसी मस्जिद बनवाने के लिए। तो उसी को क्या कहते हैं? हम वक्फ कहते हैं। ये मुख्य तौर पे मुस्लिमों के लिए होता है कि मुस्लिम जो व्यक्ति होता है वो अपनी संपत्ति को धार्मिक कार्य के लिए दान में दे सकता है, तो ये होता है वक्फ। अब ये जो संपत्ति है उसको विनियमन कौन करता था, प्रबंधन कैसे होता था, हम ये संपत्ति किसको दी जाती थी, मतलब व्यक्ति कैसे दान में दे सकते हैं, इसका प्रोसेस जो करती थी वो एक थी संस्था, क्या नाम था? वक्फ बोर्ड। तो वक्फ बोर्ड बनाया गया था संपत्ति का विनियमन प्रबंधन करने के लिए। तो वक्फ बोर्ड जो था वो सभी राज्यों में था, भारत के सभी राज्यों में था, सभी राज्यों में था। उसके अलावा सभी राज्यों में मिलाकर के कुल 30 था। 30 वक्फ बोर्डों की स्थापना की गई थी और इसमें मुस्लिम सदस्य होते थे जो कि वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करते थे और अपने अंडर में लेते थे। तो ये वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसके साथ ही एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड बनाया गया था, केंद्रीय वक्फ बोर्ड, और बाकी राज्य वक्फ बोर्ड। तो जो राज्य वक्फ बोर्ड था वो भारत के सभी राज्यों में था और केंद्रीय वक्फ बोर्ड जो था वो पूरे भारत में लागू होता था और इसको सलाह और कुछ आदेश देने का काम जो केंद्रीय वक्फ बोर्ड करता था। ठीक है। और 1995 का जो संशोधन था, वक्फ संशोधन, वक्फ अधिनियम 1995। ये जो अधिनियम बना था, ये जो अधिनियम बना था इसी के तहत वक्फ बोर्ड काम करते थे। और नियमन और विनियमन इसी के तहत करते थे। माना जाता है कि जो वक्फ बोर्ड है वो भारत की तीसरी सबसे ज़्यादा संपत्ति वाला बोर्ड माना जाता है। सबसे पहले जो संपत्ति है सबसे ज़्यादा वो है हमारे रेलवे के पास, और दूसरी रक्षा मंत्रालय के पास है, और तीसरा वक्फ बोर्ड के पास। लगभग इसके पास देखा जाए तो इसके पास लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। लाख करोड़ रुपए की संपत्ति वर्तमान में इसके पास है। तो इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ी कि हमें इसको, जो ये वाला अधिनियम है, इसमें कुछ संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वक्फ अधिनियम 1995 कहता क्या है और नए बदलाव क्या आए हैं उसी के साथ में। तो एक साइड हम देखेंगे वक्फ अधिनियम 1995, साथ ही जो कि अभी ये पारित हो चुका है।
तो जो इसमें एक प्रमुख कमी ये थी कि जो वक्फ बोर्ड था, वक्फ बोर्ड, वो किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड मतलब किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति को घोषित कर सकता था। मतलब वो किसी भी संपत्ति को अपने अंडर में ले सकता था, उसके खिलाफ मुकदमा भी नहीं किया जा सकता, और मुकदमा अगर कोई करता भी था विवादों के निपटारे के लिए तो एक न्यायाधिकरण बनाया गया था, ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। संपत्ति के निपटारे के लिए जो न्यायाधिकरण गठन किया गया था इस अधिनियम के तहत, वो क्या करता था कि इसका जो निर्णय है वो अंतिम माना जाता था। मतलब कि इसके ऊपर कोई भी नहीं था, इसके जो निर्णय थे वो सुप्रीम माने जाते थे, अंतिम निर्णय इसका होता था और इसका जो निर्णय होता था वो सुप्रीम। हम इसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी अपील नहीं कर सकते थे इसके खिलाफ। तो ये कमियां थी, मतलब इसी में संशोधन के लिए ये विधेयक लाया गया था। तो क्या पहला था कि वक्फ बोर्ड जो था वो किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता था, और दूसरा न्यायाधिकरण के जो फैसले हैं, जो भी निर्णय दिए जाते थे वो उसके अंतिम निर्णय माने जाते थे, उसके खिलाफ किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती थी। और जो ये विधेयक जो 2024 में लाया गया और अब 2025 में संसद से पारित हो गया है, उसमें क्या नए बदलाव किए गए? नए बदलाव इसमें क्या गया? पहला, केंद्रीय वक्फ बोर्ड बनाया गया, जिसमें 22 सदस्य होंगे, 22 सदस्य होंगे, जिसमें से कम से कम नहीं, अधिकतम 12 सदस्य, अधिकतम 12 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे, मुस्लिम। मतलब कि जो ये 22 सदस्य होंगे टोटल केंद्रीय वक्फ बोर्ड में, उसमें कम से कम 22 सदस्य जो होंगे वो 22 सदस्यों में से 12 सदस्य अधिकतम गैर मुस्लिम होंगे। कम से कम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम कितने होंगे? 12 होंगे। दूसरी तरफ एक बनाया गया राज्य वक्फ बोर्ड। अब जो नया वाला अधिनियम जो पारित हुआ उसमें क्या बनाया गया? राज्य, इसमें होंगे 11 सदस्य कुल, और कम से कम 2 सदस्य जो होंगे गैर मुस्लिम होंगे। मतलब मुस्लिम को छोड़ करके 2 जो होंगे वो गैर मुस्लिम होंगे, गैर मुस्लिम सदस्य 2 होंगे। इसके साथ ही इन 11 सदस्यों में से 2 सदस्य कम से कम महिला होंगी, मुस्लिम महिला। मतलब महिलाओं का भी, मुस्लिम जो महिलाएं उनका भी प्रतिनिधित्व होगा। तो कम से कम 2 सदस्य जो होंगी मुस्लिम महिला होंगी। ये प्रावधान किया गया। उसके साथ ही तीसरा प्रावधान जो किया गया, ट्रिब्यूनल परिषद का एक गठन किया गया, न्यायाधिकरण का पुनर्गठन। न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल का नया एक गठन किया गया, दोबारा से कुछ बदलाव किए गए, क्योंकि इसमें इसका निर्णय जो है वो अंतिम माना जाता था। लेकिन अब जो बदलाव किया गया उसमें क्या है कि इसका जो अध्यक्ष होगा वो होगा जिला न्यायाधीश, और अन्य सदस्य जो होंगे वो राज्य का संयुक्त सचिव, स्टेट का जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है वो इसका सदस्य होंगे। और इसका निर्णय संपत्ति से जो ये भी न्यायाधिकरण जो निर्णय देगा, वो निर्णय हम अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा इसके निर्णय से, तो इसके निर्णय को 90 दिनों के अंदर हमें उसी संबंधित राज्य के हाई कोर्ट में संबंधित जो राज्य होगा हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि जो न्यायाधिकरण का जो निर्णय है वो अंतिम नहीं माना जाएगा, अब हम हाई कोर्ट में उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। तीसरा मुख्य बदलाव क्या किया गया?
नए वाला जो प्रावधान विधेयक लागू हुआ है वो प्रावधान किया गया है कि जो महिला उत्तराधिकारी, जैसे जो वक्फ की जो संपत्ति है, कि वक्फ की जो संपत्ति होगी वो उसका सर्वेक्षण जो होगा, जो सरकारी कुछ सरकारी ज़मीन भी वक्फ बोर्ड के नियंत्रण में है, तो उन ज़मीनों का जो संपत्ति है उसका सर्वेक्षण करने का अधिकार अब किसको दे दिया गया है? जिला अधिकारी को। इसका क्या काम दिया गया है? संपत्ति का सर्वेक्षण। तो जिलाधिकारी अब संपत्ति का सर्वेक्षण करेगा। चौथा मुख्य बदलाव इसमें किया गया है कि जो वक्फ संपत्ति है, कोई जिसका पूरा मालिकाना हक है, जिस भी व्यक्ति का पूरी तरीके से उस पर अधिकार है, वही वक्फ को अपनी संपत्ति दान में दे सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति दान में नहीं दे सकता जिस पे उसका पूर्ण रूप से अधिकार नहीं है, यानी कि जो पूरी तरीके से किसी भी निजी संपत्ति का मालिक है वही वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति अब दान में दे सकता है। ये प्रावधान जोड़ा गया नया। उसके अलावा एक नया प्रावधान जोड़ा गया कि महिला को भी उत्तराधिकार माना जाएगा। महिला उत्तराधिकार सुनिश्चित किया गया। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास कोई संपत्ति है, मतलब मुस्लिम फैमिली में अगर किसी व्यक्ति के पास कोई संपत्ति है, तो अगर उसकी डेथ हो जाती है या उसका कोई भी वंश नहीं बचता है फैमिली में, तो वो क्या कर सकता है कि पहले ऐसा होता था, जो पुराना वाला जो संशोधन था, मतलब अधिनियम था जो पहले वाला 1995 वाला, उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था कि जब किसी का भी अधिकार नहीं होगा संपत्ति पे, तो उस संपत्ति को वक्फ बोर्ड को दान में दे दिया जाएगा। लेकिन अब जो नया वाला विधेयक है उसमें ये कहा गया है कि अगर किसी पुरुष का अधिकार नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा है, तो उस फैमिली में अगर कोई महिला है विधवा, जिसका हस्बैंड की डेथ हो गई है और कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस महिला को मिल जाएगा। मतलब कि जो अधिकार है संपत्ति का वो किसको दिया गया? महिला उत्तराधिकारी को। अगर महिला उत्तराधिकारी नहीं है तब जा करके वक्फ बोर्ड को संपत्ति दान में दी जा सकती है, लेकिन उससे पहले दान में देने से पहले ये देखा जाएगा कि उस संपत्ति की मालकिन कोई महिला है या नहीं होगी तभी बोर्ड को दिया जाएगा दान में, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा एक प्रावधान और इसमें जोड़ा गया, उपयोग के आधार पर संपत्ति का जो दान था उसको ख़त्म कर दिया गया। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई ज़मीन है, उस पर कुछ पूजा पाठ से जुड़े हुए काम हो रहे हैं, कोई नमाज़ पढ़ रहा है, वहाँ पे जाके कुछ धार्मिक कार्य, अस्पताल बना दिया गया है, कुछ धार्मिक कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन वो ज़मीन जो है किसी निजी व्यक्ति की है, पर उसने कुछ टाइम के लिए काम करने के लिए दिया है, तो वहाँ पे काम तो ज़मीन तो किसी व्यक्ति की है, लेकिन काम क्या हो रहा है? वक्फ बोर्ड के अंतर्गत कुछ धार्मिक कार्य किए जा रहे हैं। तो क्या होगा कि वक्फ बोर्ड आगे ये बोल सकता था पहले कि ये ज़मीन तो धार्मिक कार्य के लिए हो रही है, तो ये ज़मीन हमारी होगी, मतलब कब्जा कर सकता था मतलब अवैध रूप से। लेकिन अब क्या प्रावधान कर दिया गया है कि अगर कोई काम धार्मिक कार्य हो भी रहा है निजी संपत्ति पे किसी व्यक्ति के, तो वो उस व्यक्ति का पूरा अधिकार होगा कि वो उस धार्मिक कार्य को हटा भी सकता है। ये नया प्रावधान जोड़ा गया कि उपयोग के आधार पर, कि बहुत पहले से पुराने टाइम से ही, पुराने समय से उस पर धार्मिक कार्य किए जा रहे हैं, इसके आधार पे उसको वक्फ बोर्ड अपने कब्जे में नहीं कर सकता जब तक कि पूरी तरीके से निजी व्यक्ति अपना संपत्ति को दान में नहीं दे सकता। तो ये प्रावधान इसमें जोड़ा गया। तो ये कुछ प्रावधान थे जो नए वाले विधेयक जो पारित हुआ है अभी उसमें जोड़े गए थे। उसके अलावा इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी इस विधेयक को लाने की? सबसे मेन तो पहले बताया कि जो न्यायाधिकरण का जो 1995 का जो अधिनियम था वो किसी भी ज़मीन को कर सकता था, वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता था। दूसरा कि न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम माना जाता था, ये भी था। तीसरा रीजन ये हो सकता है सरकार के जो तर्क हैं, जो अधिनियम पारित किया सरकार ने, ये तर्क दिए हैं कि जो वक्फ बोर्ड था वो सही तरीके से काम नहीं करता था, उसका प्रबंधन बहुत ख़राब था, वो अवैध कब्जे की शिकायतें उसके ऊपर आती थी और विवादों का निपटारा सही से नहीं हो पाता था, क्योंकि न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम माना जाता था तो कोई व्यक्ति न्यायालय के पास भी नहीं जा पाता था अपील करने के लिए। तो कुछ कमियां थी, इसको दूर करने के लिए सरकार ने ये विधेयक लाया। अब वो बात आती है कि जो मुस्लिम समुदाय या विपक्षी दल हैं, जो सरकार से विपक्ष हैं, जो इस अधिनियम के खिलाफ हैं, उनका क्या राय है? तो उनके कहने का अर्थ है कि इससे क्या होगा, वक्फ बोर्ड का नियंत्रण सीमित होगा तथा
सरकार का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। जो इसके विरोध में विपक्ष में है, उनका क्या मानना है कि जो वक्फ की संपत्ति है और जो वक्फ बोर्ड है उस पर सरकार का नियंत्रण हो जाएगा, क्योंकि गैर मुस्लिम सदस्यों को जोड़ने की बात की गई है इसमें, जिसकी वजह से सरकार का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा और स्वतंत्र रूप से ये काम नहीं कर पाएगा, स्वतंत्रता जो है इसकी कम हो जाएगी। दूसरा आरोप जो लगाते हैं वो ये कहते हैं कि अनुच्छेद जो आर्टिकल हमारा 26 है वो ये कहता है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार, धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार। जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 26 है वो ये कहता है कि सभी धर्मों को, सभी धर्म के लोगों को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार देता है। लेकिन ये जो विधेयक पारित हुआ है वो धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार का उल्लंघन करता है। किस तरीके से कि जो वक्फ की संपत्ति है उसको अधिकार है वो किस तरीके से अपनी संपत्ति को कहाँ यूज़ करे, कौन सी संपत्ति किस धार्मिक कार्य के लिए यूज़ करे, तो ये अधिकार दिया गया है। उसका अपना मुस्लिम जो समुदाय है, जो धर्म है, उसका अपना मान्यता है कि वो ये काम करे। लेकिन उन्होंने जो सरकार ने ये अधिनियम पारित करके जो धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है उसको सीमित कर दिया गया है, उसको अपने हाथ में ले लिया है कि किस तरीके से प्रबंधन होगा। तो ये आरोप लगे हैं। उसके अलावा एक चीज़ मैं पिछले में बताना भूल गई थी, इसमें एक प्रावधान और डाला गया है कि वक्फ को संपत्ति जो होती है, संपत्ति दान में हम तभी दे सकते हैं, कोई भी मुस्लिम व्यक्ति तभी दे पाएगा जब वो 5 वर्ष तक, कम से कम 5 वर्ष इस्लाम का पालन कर रहा हो। यानी कि वो जो भी व्यक्ति वक्फ को अपनी संपत्ति दान में देगा वो कम से कम 5 वर्ष से इस्लाम धर्म को अपना चुका हो या उसका पालन कर रहा हो, तभी वो वक्फ को अपनी संपत्ति दान में दे सकता है। तो यहाँ से हमने पूरा जाना कि किस तरीके से वक्फ संशोधन हुआ और कौन कौन से प्रावधान जोड़े गए और सरकार का क्या तर्क था और मतलब जो विपक्ष है उनका क्या तर्क था। तो इसको हमने आसान भाषा में समझा। थैंक यू सो मच।